बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है यदि भारत विदेशों से व्यापार करना बंद कर दे तो क्या होगा? विदेशों को निर्यात करना बंद कर दे या विदेशों से आयात बंद कर दे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत लोग सोचेंगे या बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था किसी न किसी मायने में दूसरे अन्य देशों की अपेक्षा पिछड़ जाएगी। तो बच्चों, हकीकत में यदि हम विश्व समुदाय से अपना नाता तोड़ लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं वैश्वीकरण में पीछे हो जाएंगे। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य अवश्य सुना होगा। एक उन्होंने संदेश दिया था देश के नाम, वोकल फॉर लोकल, अर्थात हम अपने यहाँ की बनी हुई वस्तुओं का प्रचार प्रसार करें, उनका उपयोग करें ताकि वह फेमस हो सकें और उनका हम लोग निर्यात करने के स्तर पर आ सकें और उनका निर्यात कर सकें। दूसरी ओर आपको एक बात याद होगी कि कोरोना महामारी के कारण चीन से जब विश्व समुदाय ने अपना मुंह मोड़ लिया है, वहां पर जो प्रतिष्ठित कंपनियां अपना उद्योग धंधा स्थापित की हुई थी वो वहां से पलायन करने की तैयारी में है। तो भारत देश ने एक पहल की है कि उन लोगों को यहाँ पर अपने उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बहुत सारे साधन मुहैया कराए जा रहे हैं या उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने आकर के यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करें। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा, आखिर ये दो अर्थी बात कैसी? एक तो अपने यहाँ पर हम अपने सामान को बनाने के लिए या उनको बेचने के लिए या अपने सामान से आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, दूसरे हम विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो बच्चों, यह सच है कि विदेशी व्यापार या विदेशों के साथ संबंध या आदान प्रदान के माध्यम से ही हम विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा सकते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक है, इतिहास चैप्टर के अंतर्गत कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के अंतर्गत तीसरा पाठ है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अध्याय के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से निम्न टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला, आधुनिक युग से पहले का वैश्वीकरण। दूसरा, 19वीं शताब्दी, इसमें 1819 से लेकर के 1914 प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व के काल तक का अध्ययन करेंगे। तीसरा है महायुद्धों के बीच का अर्थव्यवस्था, अर्थात 1914 प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ से लेकर के 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक का अध्ययन करेंगे। और चौथा है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर काल। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की डगमगा गई तो उसको पुनर्निर्माण कैसे किया गया, कैसे उसको पुनरुद्धार किया गया, कैसे हमारा एक देश से दूसरे देशों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया। तो भूमंडलीकृत विश्व को बनने की प्रक्रिया, सबसे पहले जो मुख्य शब्द आ रहा है भूमंडलीकृत, पहले हम इसको समझते हैं। भूमंडलीकृत का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी के लोगों का एकीकृत होना, अर्थात एक दूसरे से व्यापारिक संबंध होना, व्यापार या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस भूमंडलीकृत को ही वैश्वीकरण के रूप में हम सब लोग जानते हैं। वैश्वीकरण को भी समझ लेते हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश के स्थानांतरण को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं है, यह बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। वास्को डिगामा और कोलंबस से पहले भी सिल्क रूट के माध्यम से या सिल्क रूट से सामानों का और लोगों का एक दूसरे देशों में आना जाना बना रहता था, आवाजाही लगी रहती थी, एक दूसरे से व्यापार हुआ करता था। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिल्क रूट क्या है। या रेशम मार्ग को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। 200 साल ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासनकाल में रेशम का व्यापार बढ़ा। पहले रेशम के कारवा चीनी साम्राज्य के उत्तरी से पश्चिमी छोर की ओर जाते थे, लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से उनका संपर्क हुआ और धीरे धीरे यह मार्ग चीनी, मध्य एशिया, उत्तर भारत और आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें दो तरह के मार्ग दिखाई दे रहे हैं। एक लाल कलर से बना हुआ मार्ग है जो कि स्थलीय सीमा है, और दूसरा नीले कलर से बना हुआ जो मार्ग है यह समुद्री सीमा को दर्शाता है। रेशम मार्ग के अपने कुछ वैश्विक लाभ रहे हैं, या रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी इसी मार्ग से एशिया पहुंचे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक इसी रास्ते से दुनिया में गए
भारत में उपजा बौद्ध धर्म इस सिल्क मार्ग के माध्यम से ही या सिल्क मार्ग के द्वारा ही विश्व के अन्य देशों में पहुंचा। भारत के द्वारा मसाले, यहाँ की पत्थर विदेशों में भेजे गए। वहां से विदेशों से यहाँ पर सोने चांदी या वहां के कई कीमती सामान भारत को प्राप्त हुए। तो रेशम मार्ग और सिल्क रूट का बहुत महत्व है। हम अगर वैश्विक दृष्टि से इसको देखें तो इसने न व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान किया, बल्कि एक नवीन दिशा प्रदान की, किस प्रकार से हम एक देश के लोग दूसरे देश से अपने संपर्क स्थापित कर सकते हैं या एक देश दूसरे देश से अपना व्यापार स्थापित कर सकता है। धन्यवाद।